गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर के इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स मूल अधिकार जो आपके चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आज हम इस वीडियो में मूल अधिकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। मूल अधिकारों के सामान्य परिचय मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, फिर भी अपन थोड़ा सा मूल अधिकार के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। मूल अधिकार की परिभाषा, सबसे पहले मूल अधिकार होते क्या हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों को ही हम अधिकार कहते हैं। अर्थात ये मूल अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए परम आवश्यक हैं और ऐसी परिस्थितियों के होने से व्यक्ति अपने जीवन का सर्वांगीण विकास कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मूल अधिकार व्यक्ति की वे मांगें होती हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत होती है और राज्य द्वारा स्वीकृत के साथ साथ उनका राज्य संरक्षण भी करता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन का सर्वांगीण विकास कर सकता है। आवश्यक परिस्थितियाँ, जैसा कि लास्की ने कहा है कि ये मनुष्य के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ हैं, इनके अभाव में व्यक्ति अपने जीवन का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। जब अधिकारों का उल्लेख संविधान में किया जाता है तथा उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जाती है तो इन्हें मूल अधिकार कहते हैं। अर्थात मूल अधिकारों को मौलिक या फंडामेंटल या मूल अधिकार क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका एक संविधान सभा द्वारा संविधान में उल्लेख किया गया है और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इनकी रक्षा की गारंटी अर्थात सुरक्षा की गारंटी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के माध्यम से दी गई है, अतः ये मूल हैं। भारतीय संविधान में इन्हें अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है और भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इन मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान में संविधान सभा की परामर्श समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत के संविधान में इनको लागू किया गया है या शामिल किया गया है, जो भाग 3 में उल्लेखित हैं अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, जिन्हें हम भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा व अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्या होता है? 1215 ईस्वी के अंदर इंग्लैंड के सम्राट किंग जॉन द्वारा सामंतों के दबाव में जारी किया गया एक अधिकारों का पहला लिखित दस्तावेज है। अर्थात ब्रिटिश संविधान से यह संबंधित है, जो 1215 में अधिकारों से संबंधित ये मैग्ना कार्टा के बारे में बताया गया, जिसको अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। तो हमारे एग्जाम में छोटा सवाल आ सकता है कि भारत के संविधान में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक जो उल्लेखित हैं उनको मैग्ना कार्टा कहा गया है। अब भारत के संविधान में वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। पहले ये 7 मूल अधिकार थे, लेकिन इनमें संपत्ति के मूल अधिकार को भारत के मूल अधिकारों की श्रेणी से अर्थात भाग 3 से निकाल करके अनुच्छेद 300 क में संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 उस वक्त जनता सरकार थी और श्री मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो अनुच्छेद जो संपत्ति का अधिकार है वो 19(1) के तहत था और अनुच्छेद 31 में संपत्ति के बारे में बात की गई थी। उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 से भाग 12 में अनुच्छेद 300 क में इसको एक मूल अधिकार की जगह विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में ये जो संपत्ति का अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार है। तो हम यूँ समझने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में भारतीय संविधान में या भारतीय नागरिकों को केवल 6 अधिकार मिले गए हैं और मूल संविधान में ये 7 थे। संपत्ति का अधिकार 7वां अधिकार मान सकते हैं अपन। इस संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान से भाग 3 से निकाल करके भाग 12 में अनुच्छेद 300 क में समाहित कर दिया गया है। अब हम आगे देखते हैं। इस प्रकार से वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, जिसमें पहला आता है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार और छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार या अधिकारों का अधिकार। ये वर्तमान में 6 मूल अधिकार हमें मिले हुए हैं।
इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मूल अधिकारों की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि मूल अधिकार न्याय योग्य हैं। इन अधिकारों के हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जा सकते हैं। जैसे हाई कोर्ट्स के अंदर अनुच्छेद 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों के समक्ष संरक्षण प्राप्त है। मूल अधिकारों को जो राज्य के खिलाफ व्यक्ति को प्राप्त हैं, ये मूल अधिकार सीमित होते हैं, अर्थात ये असीमित नहीं हैं। राज्य द्वारा इनके ऊपर युक्ति युक्त निर्बंधन या प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये मूल अधिकार स्थायी नहीं होते हैं, अर्थात अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्ति के माध्यम से इन मूल अधिकारों को घटाया बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात जब होता है उसके दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार निलंबित किए जाते हैं। इस प्रकार से इन मूल अधिकारों की ये कुछ विशेषताएं। अब हम वन बाय वन मूल अधिकारों के बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो मूल अधिकार है हमारा, वो समानता का जो मूल अधिकार है, अनुच्छेद 14 से लेकर के 28 तक इनका उल्लेख किया गया। उससे पहले मैंने आपको बताया कि मूल अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो हमें अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 के बारे में भी अध्ययन करना परम आवश्यक है कि अनुच्छेद 12 में क्या है और अनुच्छेद 13 में क्या है, क्योंकि समानता का अधिकार जो पहला अधिकार है उसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 12 के अंदर क्या क्या शामिल किया गया है। इसके अंदर अनुच्छेद 12 में ये लिखा हुआ है राज्य की परिभाषा। पॉलिटिकल साइंस के अंदर राज्य का मीन्स होता है, पॉलिटिकल साइंस में जो राज्य होता है, राज्य को हम राजस्थान राज्य या गुजरात राज्य के रूप में नहीं देखेंगे। राज्य का मीन्स होता है यहाँ एक देश से लिया जाएगा, नेशन या देश की जो एक क्वालिटी होती है या उसके तत्व होते हैं वो राज्य की श्रेणी में राज्य की श्रेणी में आएंगे। तो राज्य पॉलिटिकल साइंस में देश को कहा जाता है, न कि एक राज्य। जैसे राजस्थान राज्य, गुजरात राज्य, इनको हम प्रांत या इकाई कह सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य की परिभाषा दी गई है। इसमें केवल ये कहा गया है कि राज्य की केवल परिभाषा बताई गई है। लेकिन इस राज्य के अंतर्गत भारतीय संविधान में किन किन चीज़ों को समाहित किया गया है, ये आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। तो पहली बात है भारत की सरकार और संसद। राज्य की परिभाषा में भारत यानी संघ सरकार और संसद ये दोनों शामिल हैं। इसके साथ साथ प्रत्येक राज्य की या प्रत्येक इकाई की या प्रत्येक प्रांत की सरकार और वहाँ का विधानमंडल। इसके बाद में भारत सरकार के अधीन स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी इसमें शामिल होंगे। अर्थात राज्य की जो परिभाषा है उसके अंदर हम देखते हैं कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल साइंस में राज्य देश को कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर संघ सरकार होगी और भारत की संसद होगी, राज्य सरकार होगी और वहाँ का विधानमंडल होगा। सभी स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, पंचायत समिति, जिला बोर्ड आदि, सभी जो स्थानीय, ये जो शब्द देख रहे हैं स्थानीय मतलब लोकल बॉडी, लोकल बॉडी के अंदर नगर निगम भी आते हैं, नगर पालिकाएँ भी आती हैं, ग्राम पंचायतें भी आती हैं। तो भारत सरकार के अधीन जितने भी लोकल बॉडीज हैं, स्थानीय सरकारें जो हैं, वो स्थानीय सरकारें भी अनुच्छेद 12 के तहत आएंगी। स्थानीय सरकारों में ये आप समझ गए होंगे, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत समिति, ये जितने भी जो लोकल बॉडी के इंस्टीट्यूशन हैं, इकाइयाँ, संस्थाएं हैं, वो सभी स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत आएंगी। सभी निकाय वैधानिक या एवं गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, LIC भी अनुच्छेद 12 के तहत आती है। ONGC ये सभी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत परिभाषित की गई हैं। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि अनुच्छेद 12 के अंदर जो राज्य की परिभाषा दी गई है उसमें भारत सरकार,
संसद, राज्य सरकारें, वहाँ की विधानमंडल, भारत सरकार के अंदर स्थानीय जो प्रशासन है, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत समिति और अन्य प्राधिकारी इसमें शामिल हैं। जैसे कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को भी अनुच्छेद 12 में शामिल किया गया है जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, तो उससे भी हम अनुच्छेद 12 के अंदर सम्मिलित करने की कोशिश करेंगे या सम्मिलित किया जाता है। तो मुझे आशा है कि आप अनुच्छेद 12 को समझ गए होंगे। आपकी कंपटीशन की एग्ज़ाम में ये सवाल कई बार आता है कि अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। तो भारत सरकार की संसद, ये जो बिंदु मैंने आपको बताए हैं ये आपने देख लिए होंगे, इनको आप अच्छे से याद कर लें। इसके बाद में देखते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 जो है वो ये कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण या उनको कम करने वाली विधियां, अर्थात भारतीय संसद ऐसा कोई अधिकार या कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों से असंगत हो या उन मूल अधिकारों को वो कम करता हो। इसमें समझने की ये बात है कि संविधान के लागू होने से पहले भारत में लागू सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे मूल अधिकारों से असंगत है। दूसरी बात है, राज्य मतलब देश की संसद, क्योंकि संसद ही कानून बनाने की हमारे यहाँ सबसे सर्वोच्च संस्था है। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती हो अथवा प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा एक शून्य होगी। अर्थात हम इसको यूँ कह सकते हैं कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत भारतीय संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों को कम करती हैं। इस अनुच्छेद 13 के 4 सबसेक्शन हैं, 13(1) से लेकर के 13(4) तक, यानी 13(1) से लेकर के 13(4) तक इसके सबसेक्शन हैं। ये आगे आपको बताएंगे। कुल मिला के कहने का मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 13 के तहत भारतीय संसद मूल अधिकारों से असंगत कोई विधि नहीं बनाएगी और ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जिससे मूल अधिकार कम होते हों। इसके बाद में पहला जो मूल अधिकार है समानता का मूल अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक उल्लेखित है। इसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की इसमें बात की गई है। तो इसमें आप ये देखने की कोशिश करें कि विधि के समक्ष जो समानता है और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। ये दो अलग अलग कंसेप्ट दिए गए हैं। ये भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। विधि के समक्ष समानता जो है वो लिया गया ब्रिटिश संविधान से। वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और विधियों के समान संरक्षण जो है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इन दोनों चीज़ों को आप अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। पहला जो है विधि के समक्ष समानता, इसमें अपवाद है। इसका मतलब यह हुआ कि सभी व्यक्ति भारत के अंदर विधि के समक्ष समान हैं और सभी व्यक्तियों को विधियों का समान संरक्षण प्राप्त है। लेकिन इसमें अपवाद है अनुच्छेद 361, राष्ट्रपति जो कि हमारे देश का संवैधानिक प्रधान होता है। और उसी प्रकार से चूँकि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है, तो राज्यों के अंदर संवैधानिक प्रधान जो होगा, मुखिया जो होगा, वो राज्यपाल होगा। अर्थात राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान दंडिक कार्यवाही नहीं की जा सकती, क्योंकि ये विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण ये इसका एक अपवाद है। राष्ट्रपति व राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये 1951 का शिवशंकर बनाम मध्य प्रदेशवाद विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण दोनों ही पहलों का उद्देश्य सभी को समान रूप से न्याय देना है। अनुच्छेद 14 के अंदर हम और भी कुछ देखते हैं। विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो पहले हम देखते हैं विधि के समक्ष समानता। इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है, विधि के समक्ष समानता का क्या तात्पर्य है? सभी एक समान किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार
प्राप्त नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल को यहाँ विशेषाधिकार या प्रिविलेज मिला हुआ है, ये इसका अपवाद हो सकता है। तो विधि के समक्ष समानता का तात्पर्य यह हुआ कि हमारे यहाँ सभी एक समान, किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरी बात है, कानून या विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। कोई व्यक्ति चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो, सभी को सामान्य विधि से बढ़कर हमारे यहाँ कोई नहीं है, यानी अर्थात सभी हमारे यहाँ समान हैं। ये जो विधि के समक्ष समानता है वो नकारात्मक संदर्भ में प्रयुक्त होता है। इसके आगे हम देखते हैं विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है, और विधियों के समक्ष जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये आप न्यू टाइप में छोटे सवालों के लिए इसको याद कर लें। अब देखते हैं विधियों के समान संरक्षण का क्या तात्पर्य होता है। विधि के माध्यम से दिए गए अधिकारों में समान परिस्थिति में समान व्यवहार, अर्थात सभी के साथ समान परिस्थिति है तो सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। समान विधि के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार बिना किसी भेदभाव के, समान विधि के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार का प्रावधान भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में समानता के अधिकार के तहत किया गया। समान के साथ समान व्यवहार और असमान के साथ असमान व्यवहार। विधि के समक्ष समानता है उसकी प्रकृति नकारात्मक है, जबकि विधियों का समान संरक्षण है इसकी प्रकृति सकारात्मक है। उद्देश्य के आधार पर दोनों ही विधि अवसर और न्याय की समानता की बात करते हैं। विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण, ये दोनों ही जो उद्देश्य के आधार पर विधि, अवसर और न्याय की समानता की बात करते हैं। ब्रिटिश न्यायाधीश डाइसी ने कहा है कि विधि के समक्ष समानता के अधिकार को विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत का मूल तत्व कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस अनुच्छेद के तहत, अर्थात अनुच्छेद 14 के तहत उल्लेखित विधि के शासन को ही संविधान का मूल तत्व माना है, यहाँ तक कि इसे संविधान संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि मूल अधिकारों में जो समानता का अधिकार है और उसमें जो अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद जो 14 है उसको सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का मूल ढांचा माना है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर माना है। इसमें संसद भी संशोधन नहीं कर सकती। अर्थात विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 के तहत समानता का जो अधिकार है, इसने सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनुच्छेद 14 को संविधान का मूलभूत ढांचा माना है। अर्थात इस मूलभूत ढांचा मानने का मतलब यह हुआ कि इस प्रवृत्ति को, इस नेचर को अनुच्छेद 14 में जो कहा गया है कि हमारे यहाँ बिना किसी भेदभाव के सभी समान है, इसको संसद भी संशोधन के माध्यम से भी नहीं बदल सकती। अनुच्छेद 15 जो है उसके अंदर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव का निषेध किया गया है। तो ये 5 शब्द होंगे: धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। हमारे यहाँ वर्ण के आधार पर विभेद नहीं किया गया है, अर्थात वर्ण का इसमें हमारे यहाँ वर्णन नहीं किया गया है। हमारे केवल इसमें धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग का मतलब महिला पुरुष, जन्म स्थान, इन सभी किसी के भी आधार पर हमारे यहाँ भेदभाव का निषेध किया गया है। इसमें 15(1) में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 15(2) के आधार पर, इन्हीं आधार पर, यानी इन धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पर दुकानों में, सार्वजनिक स्थानों पर, भोजनालयों में, होटलों में, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर या प्रवेश वर्जित
नहीं है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर सभी व्यक्तियों के साथ में हमारे यहाँ समान व्यवहार किया गया है। राज्य निधि के पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाब, स्नान घाट, सड़क के उपभोग के संबंध में मना नहीं किया जा सकता। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि अनुच्छेद 15 के तहत निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव का निषेध किया गया, अर्थात भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा भेदभाव किया जाता है तो उसके लिए कानूनी प्रावधान भारत के संविधान में किए गए हैं। इसके आगे देखते हैं हम अनुच्छेद 15(3) इसके अपवाद हैं। राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रोविज़न कर सकता है, अर्थात महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए अलग से कोई प्रोविज़न राज्य कर सकता है। इसमें ये अनुच्छेद 15 का अपवाद कहलाएगा। अनुच्छेद 15(4) के तहत राज्य सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों अर्थात SC, ST, OBC आदि के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। जैसा कि पहला जो संशोधन हुआ था, वो पहला संशोधन इसमें गलत लिखा हुआ है, 1951 में हुआ। इसमें 1651 लिखा हुआ, मिसप्रिंट हो गया, इसको आप डिलीट कर दें। 1951 के अंदर जो पहला संशोधन हुआ था उसमें SC, ST के लिए विशेष प्रोविज़न किए गए थे। 15(5) के तहत राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए विशेष छूट दे सकती है, जैसा कि 93 संविधान संशोधन 2005 में हुआ। और अभी हाल ही के अंदर 2019 के अंदर एक भारतीय संसद ने संशोधन किया है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को, जिनको हम EWS की श्रेणी में रखते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। EWS का मतलब हुआ इकोनॉमिक वीकर्स सेक्शन। इसके लिए राज्य इनकी उन्नति के लिए विशेष प्रोविज़न कर सकता है, जैसा कि भारत की संसद ने 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ, उसके अंदर EVS को 10% का रिजर्वेशन दिया गया है। इसके आगे अनुच्छेद जो 16 है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमने अनुच्छेद 12, 13, अनुच्छेद 14 में समानता और अनुच्छेद 15 के अंदर जो भेदभाव का निषेध किया गया उनका अध्ययन करने की कोशिश करें। जो अगला वीडियो होगा अनुच्छेद 16 से होगा। धन्यवाद, थैंक यू।